नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम सभी लोग अपना दूसरा सब्जेक्ट इतिहास का टॉप 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जीआरएफ, उन सभी के लिए यह जो प्रश्न होने वाले हैं रोज शाम को, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा। आशा करती हूँ आप सभी लोग यह पूरा वीडियो देखेंगे और हम शुरू करते हैं अपना प्राचीन भारत के इतिहास से। और हमारा टॉपिक क्या है? पाषाण काल। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पाषाण काल। और आज हम अपने 25 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए जाते हैं? कहाँ पर? भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने। तो पहला ऑप्शन है लोथल और कालीबंगन, दूसरा है बुरझोम और रंगपुर, और तीसरा है रूपर और रंगपुर, और चौथा है कालीबंगन और सुरकोटदा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। और यह आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में भी पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, बुरजहोम और रंगपुर। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुरजहोम और रंगपुर में ही गड्ढे खोदने के क्या साक्ष्य प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कश्मीर में बुरजहोम कहाँ है? कश्मीर में है। और गुजरात में क्या है? रंगपुर में हुए उत्खननों में नवपाषाणिक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट ड्वेलिंग, के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? रंगपुर और बुरजहोम से। तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो किस परंपरा से? उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियन पहला ऑप्शन है, दूसरा है अस्ट्रूलियन, तीसरा है ओल्डोवान और चौथा है ग्रोशियन। और यह आपका प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपकरण परंपरा पूछा है, से नहीं जुड़ा है। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते नहीं है और परीक्षा में गलत कर बैठते हैं और ये नहीं शब्द नहीं देख पाते हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका क्या है? ग्रेशियन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह ऐसी उपकरण परंपरा है जो कि हमारे प्राचीन भारत से नहीं जुड़ा है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मोस्टेरियन, अस्ट्रूलियन एवं ओल्डोवान प्राचीन संस्कृतियों, परंपराओं और उद्योगों के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यताएं हैं, जबकि जो ग्रोशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। क्या नहीं जुड़ा है? अब इसकी व्याख्या हो गई है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार घृत ग्रहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? किस काल में? ताम्रपाषाण काल में, और वो भी क्या? वृत्ताकार घृत ग्रहों की। तो पहला ऑप्शन है नवदटोली, आहार, हड़प्पा या इनाम गांव। और यह प्रश्न आपका पीजीटी परीक्षा में 2016 के पूछा गया है। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर क्या है? इनाम गांव। इनाम गांव से ही हमें ताम्रपाषाण में वृत्ताकार घृत ग्रहों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम चलिए इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव आपका कहाँ है? यह आपका महाराष्ट्र में है, में चूल्हे और वृत्ताकार घृत ग्रहों की खोज की गई है। तो इनाम गांव से आपको क्या मिला? इनाम गांव से आपको चूल्हे मिले हैं और साथ ही साथ वृत्ताकार घृत ग्रहों की खोज की गई है। तो आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न आ गया है। चौथा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कौन सा स्थल? नवपाषाणिक स्थल। और पहला ऑप्शन है कोलडीवा, दूसरा है चिरांद और तीसरा है गुफकराल और चौथा है लिंगसुगुर। तो आपको इसमें बताना है कि नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम क्या गया है? सूचित किया गया। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा सही? तो इसका करेक्ट आंसर है डी,
लिंग सुगुर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। यह नवपाषाणी का स्थल है जिसको सर्वप्रथम क्या किया गया है, सूचित किया गया है। चलिए अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणी का स्थल प्रथम सूचित लिंग सुगुर में मेडोल्फ टेलर द्वारा 1848 ईस्वी में खोजा गया। तो यहाँ से यह इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी यह प्रश्न बन सकता है। जो सर्वप्रथम जो नवपाषाणी का स्थल है लिंग सुगुर, उसको किसके द्वारा खोजा गया, तो आप लोग बताइएगा। उसको मेडोव टेलर के द्वारा खोजा गया। कब? 1842 ईस्वी में। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? हड्डी की मात्र देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सी मात्र देवी मूर्ति? वो भी किसकी? हड्डी की। तो हमारा पहला ऑप्शन है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, दूसरा ऑप्शन है सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, और तीसरा ऑप्शन है बागोर के मध्य पाषाण काल से, और चौथा ऑप्शन है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो इन चारों में से आपको क्या करेक्ट आंसर बताना है। और यह प्रश्न है जो आपका जीआईसी सहायक अध्यापक 2018 में पूछा गया है, अभी रिसेंटली पूछा गया है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से आपको मात्र देवी की मूर्ति मिलती है, वो भी किसकी? हड्डी की। तो जो ये मात्र देवी की हड्डी की मूर्ति आपको कहाँ से मिली है? विंध्य देवी घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पूरा स्थल से हड्डी निर्मित मात्र देवी, कौन सी हड्डी निर्मित मात्र देवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई। तो ये हड्डी निर्मित, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, ये हड्डी निर्मित मात्र देवी कहाँ से प्राप्त हुई है? मिर्जापुर क्षेत्र से। किस नदी के किनारे? बेलन नदी घाटी के किनारे लोहदा नामक पूरा स्थल से। कौन से? लोहदा नामक। तो यहाँ से दो प्रश्न आपको मिल गए ना। एक तो हड्डी निर्मित मात्र देवी कहाँ से प्राप्त हुई? विंध्य घाटी की उच्च पूर्व पाषाण काल से। और किस क्षेत्र से? मिर्जापुर क्षेत्र से। कहाँ पे? किस नदी के किनारे? बेलन नदी घाटी के किनारे। और किस नामक पूरा स्थल पे? तो लोहदा नामक पूरा स्थल पे। तो यह याद रखिएगा आप। चलिए आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है कि बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बताइए महदहा से, चोपनी मांडो से, दमदमा से, या सराय नहर राय से। और यह प्रश्न आपका जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है और यह रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, और यह आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है महदहा से। बूचड़ खाना क्षेत्र का क्या हुआ है? साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा से। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो महदहा क्या है आपका? मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। तो ये जो महदहा है आपका, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, इससे क्या क्या प्राप्त हुआ? हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण जो है बड़ी संख्या में पाए गए हैं। और जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। तो यह नाम याद रखिएगा, जी.आर. शर्मा ने। किसने? जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। किसमें किसमें बटा था? झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, ये तीनों में क्या बटा था। और बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी मिले थे और साथ ही साथ आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। तो सींग और हड्डी से निर्मित जो उपकरण और साथ ही साथ आभूषण भी पाए गए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि सातवां प्रश्न है कि तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। तो ये तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? तो नर्मदा घाटी से, महानदी घाटी से, सोन घाटी से, यमुना घाटी से। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? और यह आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपका करेक्ट आंसर है सी, सोन घाटी से। सोन घाटी से, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। जो तोबा ज्वालामुखी की राख है, यह सर्वप्रथम प्राप्त हुई है सोन घाटी से। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तोबा ज्वालामुखी राख भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी से प्राप्त हुई है। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरी सुमात्रा में हुआ था। कहाँ पर? तो ये भी याद रखिए, कहाँ पर हुआ था? उत्तरी सुमात्रा में। इसने दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 करोड़ वर्ग किमी क्षेत्र को आच्छादित किया था। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। और यह तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सोन नदी घाटी से यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। तो गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक ऐतिहासिक से? तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। और यह आपका ये रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, ताम्र पाषाणिक से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? आपके ताम्र पाषाणिक से जो है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। तो कहाँ कहाँ मिले हैं? खैराडीह और नरहन में। खैराडीह भी याद रखना, ताम्र पाषाणिक स्थल मिले। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन जो कि क्या है, गोरखपुर जिला के प्राचीन स्थल की खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला। कितने स्तरीय? 5 स्तरीय। 5 स्तरीय संस्कृति का घाघरा नदी के किनारे जब खुदाई की गई, जो कि नरहन है, गोरखपुर जिला से, वहां से पता चला है। नरहन संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध यह स्थल आरंभिक जीवन वृत्ति को दर्शाता है। कैसी? आरंभिक जीवन वृत्ति को क्या करता है? दर्शाता है। इस स्थल की खुदाई में छत को सहारा देने के लिए जमीन में खंभे का छिद्र, किसका? खंभे का छिद्र। तो यह क्या इसमें हुआ, जो छत को सहारा देने के लिए यहाँ पर क्या होता था, जो जमीन में खंभे का छेद किया जाता था। और जले तिनकों के निशान भी यहाँ से मिले। कहाँ से? नरहन से, गोरखपुर जिले में। और 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथों वाली सिगड़ी और भंडार भी पाए गए हैं। तो यहाँ से हमको नरहन संस्कृति के रूप में हमें क्या मिलता है? आरंभिक जीवन वृत्ति को यह दर्शाता है नरहन, जो गोरखपुर जिला है। और यहाँ से हमें खंभे का चित्र, जले तिनकों के निशान, 2 क्रमिक तल्ले, चूल्हे, 2 हाथी वाली सिगड़ी और भंडार भी क्या किए पाए गए। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ जीवन वृत्ति यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारा 9वां प्रश्न है कि अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो बताइए, सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति या विंध्यन संस्कृति। यह प्रश्न आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है बी, सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह जो है आपकी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। और बाकी ये सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति, यह सभी आपकी क्या है? पाषाण युगीन संस्कृति है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राजस्थान की कहा, बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए। तो ये जो सोथी संस्कृति है राजस्थान के बीकानेर जिले के स्थल पर, यहाँ से आपको क्या मिला? हड़प्पा कालीन मृदभांड के अवशेष मिले हैं। ऑल्चियन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक सभ्यता मानते हैं। तो ये जो चौथी संस्कृति है, तो ये चारों जो ऑल्चियन है, डीपी अग्रवाल है, अमलनाथ घोष है, ये सभी जो सिंधु सभ्यता है, प्रसिद्ध सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको आरंभिक सभ्यता इसकी मानते हैं।
और जो सोहन संस्कृति है, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति है, ये सब क्या है, पाषाण युगीन है, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। समझ आया आपको बच्चों? यहाँ पर क्या है कि सोथी संस्कृति आपके सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कहते हैं हड़प्पा की सभ्यता, उससे संबंधित है। इसकी प्रारंभिक सभ्यता कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ये जो सोहन संस्कृति है, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति है, यह आपका क्या है, पाषाण युगीन संस्कृति है। समझ आया? चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति संबंध है। तो जो महापाषाण की संस्कृति है किससे संबंध रखती है? तांबे से, कांस्य से, पीतल से या लोहे से? और यह आपका यूपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है डी, लोहा से। लोहा से आपकी महापाषाण संस्कृति संबंध है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से, लौह मतलब लोहा से। लौह काल का निर्धारण कब से कब होता है? सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व के मध्य से किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंतरजिखड़ा में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है? लोहा से। और जो है ये लोहा काल का निर्धारण कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के मध्य किया जाता है, कि मध्य किया जाता है। और साथ ही साथ लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? तो बताइए लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पर? लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य हमें अंतरजी खेड़ा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? अंतरजी खेड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब अपने 11वें प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी, कौन सी सोन नदी घाटी का प्राचीनतम सबसे पुराना भूतात्विक जमाव है? तो बताइए पटपरा है, बाघोर है, सिंघावाल है या खितौनी है? और यह प्रश्न आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन चारों में से आपका क्या करेक्ट होगा बताइए जीआईसी परीक्षा में? तो बताइए सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सिंघावल। यह जो है मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। सबसे प्राचीनतम क्या है? भूतात्विक जमाव सिंघावल है। आइए चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं व्याख्या को। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। पहले क्या है आपका, यहाँ से आपको क्या बताएगा? प्राचीनतम से नवीनतम बताना है। तो इस पहले सबसे प्राचीन क्या है? सिंघावल जमाव है। दूसरा क्या है? खुंतेली जमाव है। और तीसरा, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा आपका है पटपरा जमाव। और चौथा आपका है क्या है? बाघोर जमाव। और पांचवा आपका क्या है? खितौनी जमाव। तो ये पांचों आप बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित की संस्कृति के प्रमुख उद्योग है। तो जो लघु पाषाण उपकरण है यह किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग है? नीचे ऑप्शन दिया है, पहला निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, दूसरा है मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति, तीसरा है उच्च पूरा पाषाणिक संस्कृति और चौथा है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। और यह आपका प्रश्न 2012 में पूछा हुआ है। तो बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका जीआईसी में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। क्या? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। तो लघु पाषाण उपकरण प्रमुख उद्योग किसका है? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का। ठीक है, आइए चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या देखने से क्या होता है, और भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ और अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है। सॉरी, चलिए लघु पाषाण उपकरण मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की क्या है? विशेषता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई?
तो सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में मध्य पाषाण काल के विषय में हमें क्या जानकारी हुई, जबकि सीएल कलाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। तो जो सीएल कलाइल थे, इनका नाम याद रखिएगा, ने विंध्य क्षेत्र से कहा लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं। तो जो मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं वो आकार में क्या है? छोटे हैं। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरियन, बेधक, चांद्रिक आदि क्या है? प्रमुख है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों में फलकों की प्रधानता है। किसकी? फलकों की प्रधानता। यह बिल्कुल आप याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे वो क्या थे? छोटे थे। और इसलिए पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ याद रखने का एक प्रश्न और बन सकता है कि फलक संस्कृति किसको संज्ञा दी जाती है? तो बताइएगा, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न आ गया है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो 4 ऑप्शन दिए, पूरा पाषाण युग, दूसरा है मध्य पाषाण युग, तीसरा है नव पाषाण युग और चौथा है ताम्र पाषाण युग। और यह आपका टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कब इसका कौन सा सही आंसर है इसमें से? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में ही क्या पाए गए थे? माइक्रोलिथ पाए गए थे। सबसे छोटे उपकरण भी कहाँ पाए गए थे? मध्य पाषाण युग में। और चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आइए, सुशासन मुख्यतः संबंधित है। जो सुशासन है मुख्यतः किससे संबंधित है? पूरा पाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नव पाषाण युग से या ताम्र पाषाण युग से? तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है उसको बताइए। और यह आपका 2017 का प्रश्न है। और कब पूछा गया है? मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग से क्या सुशासन मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, आइए चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं और थोड़े अच्छे से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर भी गौर फरमा लेते हैं। सुशासन मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? 1867 से 1868 ईस्वी में, जब आर्किबल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। तो ये बिल्कुल यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन सकता है कि मध्य पाषाण युग की खोज कब हुई, जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? तो 1867 ईस्वी से 1868 ईस्वी में। और किसने खोज निकाली? आर्किबल्ड कार्लाइल ने। कब? जब विंध्य क्षेत्र से शैल चित्रों को खोज निकाला था। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। तो बहुत छोटे औजार मध्य पाषाण काल में हमको पाए गए हैं। तो आइए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब हम अपने प्रश्नों यहाँ से कुछ और प्रश्नों को देख लिया जाता है। जो मानव अस्थि पंजर है सर्वप्रथम कहाँ से मिला हमें? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। तो क्या? मानव अस्थि पंजर। यह आपका दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है। फिर दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा, जो कि हमारा कहा है प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में, से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। और साथ ही साथ हमें क्या मिलते थे? आभूषण भी इससे बने हुए मिलते थे। और साथ ही साथ मानव अस्थि पंजर कहाँ हमें सर्वप्रथम? मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। और पशुपालन का आरंभ, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। कब? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके 3-4 प्रश्न खुद ही आपको मिल जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्त कुठार मिला था। यह इंपॉर्टेंट है। और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बदम दुर्रे, दूसरा है अति रमक्कम, तीसरा है पल्लवरम और चौथा है संगन कल्लू। और यह आपका पीजीटी परीक्षा में 2009 के पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है पल्लवरम। पल्लवरम बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। 1860 में रॉबर्ट ब्रूसफुट को हस्तकुठार जो है वो कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। और अब चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। तो पाषाण कालीन बस्तियों का पता हमें कब पता चला? 1863 में जो सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे जो भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, इन्हें चेन्नई के समीप, कहा? चेन्नई के समीप पल्लवरम। तो पल्लवरम कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। कुछ पाषाण निर्मित औजार जैसे कि हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? यह भी पूछ सकता है हस्त कुठार किसको प्राप्त हुआ था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। पहले कहाँ पे? चेन्नई के समीप पल्लवरम में। ठीक है, तो आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को थोड़ा देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला है कि चेन्नई के निकट अतिरमक्कम से विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए थे। किसने प्राप्त किए थे? विलियम किंग ने पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। कहाँ से मिले थे उनको? चेन्नई के निकट अतिरमक्कम से। दूसरा पॉइंट है संगन कल्लू से। संगन कल्लू से दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? संगन कल्लू ही वह क्षेत्र है जहां से किसकी दक्षिण, यहाँ क्या बोला है? दक्षिण भारत, याद रखिएगा। क्या बोला? दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का क्या मिला है? आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। तो किस घाटी में? सोहन घाटी में। कब? 1935 में। किसने? डी टेरा ने के नेतृत्व में। कौन सा अभियान दल? एल कैम्ब्रिज अभियान दल। इसको याद रखिएगा आप। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। 1928 ईस्वी में डीएन वाडिया ने सोहन घाटी से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। कब? कब प्राप्त किया है बच्चों? 1928 में। किसने प्राप्त किया है? डीएन वाडिया ने प्राप्त किया है। कहाँ से? सोहन घाटी से। किसका? पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ से यह याद रखिएगा कि सोहन घाटी में महत्वपूर्ण अनुसंधान कब हुआ था? 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में। उस अभियान दल का क्या नाम था? एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। आइए हम अपने 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को मिला था। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि यह इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर ईयर पूछ दिया है कि कब कब मिला था उनको उपकरण वो। और यह आपका पीजीटी की परीक्षा में 2006 के पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। 1860 की ईस्वी में, 1863 की ईस्वी में, या 1873 ईस्वी में, या 1878 ईस्वी में? करेक्ट आंसर क्या है बताइए। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मिला था। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है कि हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? पहला ऑप्शन है यूनिफेशियल, दूसरा है बाईफेशियल, दूसरा है दोनों विधियों से, और तीसरा है रिचिंग उपकरण। और यह प्रश्न आपकी जीआईसी यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बी, बाईफेशियल। बाईफेशियल था आपका हस्त कुठार उपकरण।
ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी, द्विधारी मतलब बाईफेशियल शिल्प उपकरण था। भारत में सर्वप्रथम कब पाया गया? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहाँ पे? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया था। तो इसमें कई बातें याद करने लायक है। पहली बात तो क्या पाया? सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाया था हस्त कुठार, कहाँ से? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से। और जो है कब पाया था? 1863 ईस्वी, अभी ऊपर पूछा गया था प्रश्न। और यह कैसा शिल्प उपकरण था? द्विधारी था। कैसा? द्विधारी, बाईफेशियल था। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया? तो बताइए। पहला ऑप्शन है पल्लवरम, दूसरा है कर्नूल, तीसरा है चित्तर और चौथा है नेल्लोर। और यह आपका पीजीटी री परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है ए, पल्लवरम। मद्रास के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाया था ना हस्त कुठार। चलिए आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सॉरी। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था, जिसे क्या कहते हैं? हस्त कुठार। उनके मित्र किंग ने अंतिरपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण को निकाले। तो उनके मित्र जो किंग थे वो अंतिरपक्कम से पूर्व पाषाण के, किसके? पूर्व पाषाण काल के उपकरण को। इसके बाद डी टेरा जो तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रियज अभियान हुआ था ने इस क्षेत्र में क्या किया था? अनुसंधान प्राप्त किया था। किसके नेतृत्व में? डी टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में। तो आइए अब हम अपना 16वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, सॉरी। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। सॉरी, कभी कभी मुझसे प्रश्नों के नंबरों को लेकर बोलने में गलतियां हो जाती हैं, पर मैं प्रश्न के आंसर जब ज्ञात होता है कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मैं उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल में, दूसरा है निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या अद्वैतिहासिक काल में। तो आपको बताना है कि सबसे सर्वाधिक संख्या में जो हैंडेक्स, जो आपका हस्त कुठार होता है, और क्लीवर कहाँ से प्राप्त हुए। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न पूरा पाषाण काल में जो आपका हैंडेक्स है, कुठार है, हस्त कुठार और क्लीवर सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। तो आइए अब हम क्या देख लेते हैं? इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। दक्षिण भारत की कोटलायार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्रियों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन सी घाटी? कोटलायार घाटी। इस घाटी में स्थित वदमुदुरे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण मिले हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। याद रखिएगा किससे किया गया है? क्वार्टजाइट पत्थर से इनका निर्माण किया गया था। यहाँ से आपको क्या मिलता है? हैंडेक्स, क्लीवर तथा कोर उपकरण प्राप्त हुए। इस घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण पूर्व पाषाणिक स्थल अतिरपक्कम है। यहाँ से भी बड़ी मात्रा में हैंडेक्स, क्लीवर तथा फलक उपकरण प्राप्त हुए, जो किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। हैंडेक्स पतले, लंबे, चौड़े तथा फलक निकाल कर तैयार किए गए हैं। यहाँ के हैंडेक्स अशूलियन प्रकार के हैं। यह भी याद करने वाली बात है, किस प्रकार के? अशूलियन प्रकार के। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपने 20वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है कि प्राचीन मानव प्रजाति है, कैसी प्रजाति है? एस्ट्रोलोपिथिकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस या निएंडरस्थल। और यह आपका पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या है? अपना समय लीजिए, बताइए, सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है ए, एस्ट्रोलोपिथिकस प्राचीन मानव प्रजाति है। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं और इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है,
सबसे पहले वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। कहाँ से पाया गया? मध्य अफ्रीका में। जो वानर सीधा चलता था एकदम, कहाँ से पाया गया? मध्य अफ्रीका से, याद रखिएगा। उसे क्या कहा गया? एस्ट्रोलोपिथिकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिनजेनोथ्रोपस औजार बनाती थी। तो जो इसकी उपजाति थी वो क्या बनाती थी? उपकरण, औजार बनाती थी, वेपन्स बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। तो ये जो जिनजेनोथ्रोपस है ये क्या 5 लाख वर्ष पहले रहते थे। अब चलिए थोड़ा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर देख लेते हैं। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड यानी आदि मानव की हड्डियां मिली जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए इसे पिथिक्रेंथोपस इरेक्टस अथवा होमो इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो ये जावा मानव का और 2 नाम है जो इससे क्या पता चलता है, यह सीधा होकर चल सकता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? पिथिक्रेंथोपस इरेक्टस, या इसे आप क्या कह सकते हैं? होमो इरेक्टस। और यह जावा मानव के नाम से भी क्या था? पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। जर्मनी की नियंडर घाटी में, कहाँ पे? जर्मनी के नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। यह नियंडर स्थल मानव के नाम से ही जाना जाता है। यह पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। तो आइए अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक मानव होमोसेपियन संबंध है। तो जो हम आधुनिक मानव है होमोसेपियन, 21वां प्रश्न है आपका, किससे संबंधित है? चापर से, ब्लेड से, हस्त काटर से या चॉपिंग से? और यह प्रश्न आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर है बी, ब्लेड से क्या है? होमोसेपियन जो आधुनिक मानव है वो क्या है? संबंधित है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आधुनिक मानव होमोसेपियन का संबंध ब्लेड औजार से है। ब्लेड का किनारा धारदार होता था जिसका उपयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने में किया जाता था। तो यहाँ पे बताया गया कि जो होमोसेपियन जो आधुनिक मानव है उनका संबंध ब्लेड से रहा था, और ये ब्लेड का क्या उपयोग क्या करते थे? पेड़ की छाल को निकालने में या जानवरों की जो खाल हुआ करती थी उनकी, उसको उतारने में किया जाता था। ठीक है, आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? और यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर, दूसरा है चिरान, तीसरा है चुनार और चौथा है मास्की। और यह आपका यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 पीजीटी में और टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया है। यह टीजीटी परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है? 2005 में। तो बताइए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हड्डी से बने औजार बड़ी संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह आपके प्राप्त हुए चिरांद से। चिरांद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बड़ी संख्या में जो हड्डी से बने औजार यहीं से प्राप्त हुए। तो आइए चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए। तो ये जो चिरांद नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है यह कहाँ पर है? बिहार के सारण जिले में। कहाँ पे? बिहार के सारण जिले में। और प्रचुर मात्रा में यहाँ से हड्डी के उपकरण यानी औजार पाए गए जो मुख्य रूप से किसके है? हिरण के सींगों से। जो हिरण होते हैं ना उनकी जो सींगें होती है उनसे है बने। और 1962 से 1963 ईस्वी में प्रोफेसर वीके सिन्हा ने इसका क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। किस प्रोफेसर ने? प्रोफेसर वीके सिन्हा ने, यह भी याद रखिएगा आप लोग। और कब करवाया था? 1962 से 1963 ईस्वी में। चलिए अब जरा हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर भी देख लेते हैं। जो चिरांद के लोग अपने निवास के लिए बांस बल्ली की झोपड़ी बनाकर रहते थे। कैसी? बांसों का प्रयोग करके वह झोपड़ी बनाकर रहते थे। दूसरा पॉइंट है आपका कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकुल्लू, हुल्लूर, कोडेकल, टी नासीपुर, पिकलीहल, तेरेकलकोट थे। तो कर्नाटक में ये क्या थे? प्रमुख जो है नवपाषाण कालीन स्थल थे। ठीक है अब आपका दूसरा पॉइंट है आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल नागार्जुनकोंड, उतनूर, फलवाय एवं संगनपल्ली थे।
ठीक है। आइए हम अपने 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते। 23वां प्रश्न है, निम्न नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। किसका? पशु बाड़े का। पहला ऑप्शन है टोरवा, दूसरा है कोल्डीवा, तीसरा है महगढ़ा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह आपका जीआईसी परीक्षा, यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है सी, महगढ़ा। महगढ़ा जो नवपाषाणिक स्थल है जहाँ पशु बाड़ी का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। आइए जरा हम इसकी व्याख्या को भी ध्यान से पढ़ लेते हैं। महगढ़ा नवपाषाण काल का क्या है? पूरा स्थल है नवपाषाण काल का। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1975 से 1976 ईस्वी में हुई थी। जीआर शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य। तो सिर्फ पशु बाड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार एवं अंडाकार के झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है ना बच्चों। आइए हम अपने 24वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम में किस पूरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो और यह रिसेंट में पूछा गया प्रश्न है 2020 में यूपी जीआईसी प्रवक्ता के। समझ आया। और आपको बताना है कि इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ब्लेड ब्यूरियन परंपरा से ब्लेड फ्लेक, या स्केपरा परंपरा, हैंडेक्स क्लीवर परंपरा या माइक्रोलिथिक परंपरा। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है सी, हैंडेक्स या क्लीवर परंपरा। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे उन्होंने जो पल्लवरम से क्या हस्त कुठार जिसे हैंडेक्स कहते हैं उसको ढूंढ निकाला था ना सर्वप्रथम। तो किसकी परंपरा उपकरण खोजे थे? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हैंडेक्स या क्लीवर परंपरा। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की। तो पाषाणकालीन जो सभ्यता थी उसका अन्वेषण का प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पाषाण युग के उपकरण को प्राप्त किया, जो किसके बने थे? क्वार्जाइट स्फटिक पत्थर से निर्मित थे। या पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से क्या था? संबंधित था, हैंड एक्स क्लीवर। आइए अब हम अपने 25वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? यह प्रश्न आपका 2004 में पूछा गया है। कब? पीजीटी की परीक्षा में। और पहला ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल और चौथा है नवपाषाण काल। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है? ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण। किसके? ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के किस परंपरा के लक्षण है? परिचायक लक्षण। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका करेक्ट आंसर है ए, उच्च पूरा पाषाण काल के परिचायक लक्षण है। तो आइए चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ब्लेड ब्यूरियन प्रकार के उपकरण उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी चलिए हम इसको देख लेते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो लंबा होता जा रहा है आपका। मध्य पूर्व पाषाण काल में जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। तो जो मध्य पूर्व पाषाण काल है इसमें जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त हुए थे। और दूसरा पॉइंट, इस समय के मुख्य औजार खुरचनी, बेधनी, फलक आदि थे। ये क्या थे? आपके मुख्य औजार थे। और तीसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। बताया था मैंने आपको ना कि जो मध्य पाषाण युग के औजार थे वह छोटे पत्थर से बना हुआ करते थे, छोटे उपकरण हुआ करते थे। इनको क्या और भी कहा जाता था? जो छोटे पत्थर हुआ करते थे इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया। तो महापाषाण युग को माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। अब चलिए और दो पॉइंट इसको देख लेते हैं। नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के पहली प्रथम प्रस्तर जो उपकरण था कहाँ से मिला? उत्तर प्रदेश की टोस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1816 में लेनोमसूरियर से प्राप्त किया गया था। कहाँ से? लेमनोसूरियर से प्राप्त किया था 1816
60 ईस्वी में, कब? 1860 ईस्वी में किसके टोस नदी घाटी में सर्वप्रथम प्राप्त किया था प्रथम प्रस्तर उपकरण। और इस युग के मुख्य औजार क्या थे? स्क्रैपर, ब्लेड्स, कुल्हाड़ी आदि है। तो यहाँ पर हमारे टॉप 25 प्रश्नों जो थे उन सभी खत्म होते हैं प्राचीन भारत के इतिहास। और ये आपका पहला सीरीज था। इसके आगे के जो प्रश्न है वह कल मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो यह आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप सभी लोगों के लिए यह जो है सहायता करेगा। जो अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं और भी अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी ज़्यादा कंटेंट आप सभी लोगों को मिल सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको यह चीज़ एक और बात बता देना चाहती हूँ कि हफ्ते के 3 दिन आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चलेंगी और हफ्ते के बाकी के 3 दिन आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चला करेंगी। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।